कैसे बच्चों, आप क्लास 9 का पेपर हुआ था साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को, तो इसमें मैं यहाँ पर सारे आपसे आंसर्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर किया हमारे पास, ठीक है। तो आप उसमें से सर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। मॉर्निंग वाले बच्चे और इवनिंग वाले बच्चे देख सकते हैं पेपर कैसा था। इसके आसपास की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से करना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एक आसपास केंद्र क्षेत्र केंद्रिकाएं की उपस्थिति जिसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, तो ये उनमें से किसका गुण है? तो ये है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है पादप की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरित विभेदक कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पर लेटरल है, ठीक है। मेस्टेम का जो आपको तीनों पार्ट होते हैं ना, एपिकल, इंटरकैरी और लेटरल, इसके बारे में अच्छे से देख लेना एक बार। फिर थर्ड में कह रहे हैं इनमें से कौन सा फसल सुधार के लिए वांछनीय गुण नहीं है? तो ये निम्न उत्पादन है, ठीक है। तो ये आपको बुक में जो आप पढ़ोगे ना, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पॉइंट्स दे रखे हैं, तो तीनों के बारे में, लेकिन इसके बारे में नहीं है। क्योंकि और वैसे भी अगर ध्यान से सुना जाए ना, पढ़ा जाए, तो आपको पता लग जाएगा लो यील्ड तो फसल को अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकती है। अगर किसी जमीन पे पहले से प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो फसल सुधार कैसे हो सकता है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान से कर सकते हो। अगर कौन सा संयोजक अस्थियों को पेशी से जोड़ता है, तो वो कंडरा है, ठीक है, टेंडन है। और जो हड्डी को हड्डी जोड़ता है ना, बोन को बोन से, वो लिगामेंट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक कृषि की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने वैसे एक अलग से भी वीडियो समझा दी थी, बाकी आप देख लो। तो इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि ये कार्बनिक नहीं है ना। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला था, कौन सी यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है वो थोड़ी हो सकते हैं। फिर ये 6 है, ये कह रहा है सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोशिकाएं लंबी एवं कोनों से मोटी होती है, तो वो कौन सा टिश्यू होता है? तो जैसे आपने चैप्टर्स में ही दे रखा है, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की लाइन पढ़ रखी है तो उससे आराम से कर लोगे। अगर आपने सपोर्टिंग नहीं भी कर रखा तब भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कोलन कायमा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोलन कायमा है तो आप जाइलम और फ्लोएम के रिगार्डिंग पढ़ लो, ठीक है। स्क्वैमस टिश्यू वगैरह है। और जो छोटे छोटे में लास्ट में जो 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, उन्हें देख लो, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे पेयर बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपको चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, जो फूड से रिलेटेड है ना, उसी में है। और सपोर्ट में तो बिल्कुल ये सेम डिट्टो लिख रखा है, ठीक है। यहाँ देखो, लास्ट चैप्टर आपका उसी में से है। ये असेशन रीजन वाले क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो जल, पोषक तत्व एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित करती है। तो आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है। एक राजधानियां स्थिति बनाए रखती हैं जो कोशिका की कठोरता में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। और ये कह रहे हैं इसी का रीजन है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ए है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ओके। तो वैक्यूम्स मेंटेन टर्जिडिटी दैट हेल्प्स इन कीपिंग द सेल रिजिड। तो यहाँ इन्होंने इसी के रिगार्डिंग ए लिखा है, तो हम फिर ए ही बोलेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद दोनों बातें ठीक है वैसे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, देखो कैसे कैसे है। देखो जो बच्चे अगर इवनिंग वाले ना, वो ये मसला में सेम आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, इसे खा लो, इसके आसपास की चीजें कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग दे रखा है। जो पानी का जो ट्रांसफर होता है ना, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जो है वाटर ट्रैवल करता है। तो जो है यहाँ पर देखो उसी के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है। मैं सिर्फ इसके आंसर से दिखा देता हूँ, आप देख लो। बाकी ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये देख लो आप कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ जाइलम और फ्लोएम की आपको तुलना करनी है। ये अंतरा फसलीकरण के रिगार्डिंग है। मतलब क्वेश्चन तो आसान है सारे।
गोल्जी के बारे में पैकेजिंग वाला है, ये देख लो। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर इसके आप आंसर देख लो, ठीक है। ये सॉल्व आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं सिर्फ एमसीक्यू थोड़े पढ़ के बता दूंगा। आप इसके आंसर देख लो आप। सबसे पहले है यहाँ पर रेजिन इन प्योर वाटर, 9 का ए वाला है। फिर भी प्लाज्मोलिसिस के रिगार्डिंग है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब कुछ जिंदा सेल ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को छोड़ती रहती है ना, और श्रिंकिंग हो जाती है या वो सिकुड़ने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसी परिस्थिति को कह रहा है प्लाज्मोसिस है ये, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंट पूछा है, तो उसी के रिगार्डिंग है। फिर इंटरक्रॉपिंग के बारे में, ठीक है, फायदे आपने बता दिए होंगे इसके। और RER के रिगार्डिंग है गोल्जी, जो पैकेजिंग का काम करता है। स्केलेटल मसल कार्डियक मसल के रिगार्डिंग है। अब यहाँ तक देख लिया क्वेश्चन आपने, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका आसान है, ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप। ठीक है। फिर केमिस्ट्री है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये MCQ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे पदार्थ के कणों का कौन सा गुण जल में स्याही को हिलाए बिना धीरे धीरे फैलने के उत्तरदायी होता है। तो ये है ना, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन है, ठीक है, यानी कि कण निरंतर गतिशील होते हैं इसलिए, ठीक है। देखो किस तरह से घुमा के पूछा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म एक वास्तविक विलयन को दर्शाता है, तो जिसके आधार पर हम देख पाए, मतलब ये सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ट्रू सोल्यूशन है तो आपको सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडर के बारे में इसमें पढ़ लेना, ये कोलाइडर का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु मॉडल में कौन इसमें सत्य नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में देखो यहाँ पर, तो ये चीज सही नहीं है। फिर एसेशन रीजन वाले हैं, इसमें जो है ना ये बात सही लिखी है और ये बात गलत लिखी है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब मैंने इसको समझा रखा है कि जो आइसोटोप होता है ना, एक आइसोटोप होता है, ठीक है। आइसोटोप पे एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, और मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ये बात सही लिखी है। और यहाँ बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन सेम है। अरे इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं ना उतने ही एटॉमिक नंबर होते हैं, अगर वो शेयरिंग वगैरह नहीं करी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों बात उल्टी लिख दी ना, तो इसका मतलब पता लगाना पड़ेगा दोनों में से गलत कौन है, तो ये गलत है, ठीक है। तो देखो ये आसान है उर्ध्वपात, जब कुछ सोर्स से सीधा गैस बन जाती है। समांगी विषमांगी का अंतर आया है। तो मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियो दे रखी है ना डिफरेंसेस वाली, एक बार सारी देखोगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, अगर कोई बच्चा इवनिंग वाला है तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल का दिया है, बोर का आ सकता है या टॉमसन का आ सकता है, किसी एक का आ ही सकता है मॉडल, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो।
देखो यहाँ सब्लिमेशन एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप ना इवेपोरेशन वाला कर लेना क्वेश्चन। जैसे इवेपोरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक, कौन कौन है जो इवेपोरेशन को बढ़ा सकते घटा सकते, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, वो वाला है ना, पढ़ लेना। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वाला पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वाला पढ़ लेना। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर वाला, मैटर नॉन मैटर वाला पढ़ लेना। जो इसके आसपास की चीज़ें ना वो आप अच्छे से कर लेना। देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे क्वेश्चन है ना, इससे बोला मास नंबर बताओ बी का। तो मास नंबर निकालने के लिए ना हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ता है। तो बी का बोला तो 10 19 हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर बोला तो एटॉमिक नंबर ए का बोला तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने एटॉमिक नंबर हो जाएंगे। कन्फिग्रेशन बोला तो के एल एम एन में दिखाना पड़ता है। तो पहले में 2 भर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ बचे 5। तो इस तरीके से ना यहाँ पर वही आंसर किया गया, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये पैसेज है, इसको पढ़कर ध्यान से करना है। यहाँ पर देखो, इसके आंसर देख लो। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, यहाँ पे लो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आया है। फिर इन दोनों टोटल करके लिख देना था बस, ठीक है। देखो, ठीक है, इसका आंसर देखो। देखो ये C प्लस O2 CO2 हो गया, इसको टोटल करके लिख देना था बस। फिर देखो यहाँ पर ये जो है ना क्वेश्चन, जो सेकंड वाला है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स विद मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट बताना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कंपाउंड में ना दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, ये है बस एग्जांपल हो गया। फिर देखो ये क्वेश्चन है, तो इसने ना देखो ये पता है क्या पूछा, इसने बोला इसकी संयोजकता क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं पता कैसे करेंगे। देखो एक ही पूछ रहा ना, तो आप इन दोनों को लिख लो ए ओ, ये जो 3 है ना, ये 3 इसके नीचे लिखेंगे, ये 2 इसके नीचे लिखेंगे, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तभी तो ए में 2 आएगा, ओ में 3 जाएगा। एक दूसरे की वैलेंसी तो जाते ही दूसरे के पास, बस वही चीज है। कह रहा है ए की वैलेंसी बताओ, तो ए की 3 होगी, ओ की 2 होगी, ठीक है। ये कह रहा है फॉर्मूला बताइए क्लोराइड का और सल्फाइड का। तो और ए के साथ, ए के साथ बोल रहा है, तो आप कैसे करोगे, ए लिखोगे तो यहाँ क्लोराइड लिख दोगे। तो अब ए के पास कितना है, 3, क्लोराइड पे 1 होता है, भाई ए का 3 निकला है ना आंसर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A1Cl3 हो जाएगा। अब सल्फाइड बोला है, तो सल्फेट बोला, सॉरी सल्फेट है, सल्फेट का SO4 होता है, ठीक है। और किसका ए के साथ करना है, तो यहाँ पे ए लिख लो। तो ए में 3 है तो सल्फेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A2SO4 बाहर लग जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर करें, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखे ना समझ नहीं आया ना कैसे आया, तो सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, थ्योरी वाला नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखो बहुत आसान है ये आंसर इसमें दे रखा है, बस आपको पुट करना है। कैल्शियम में कितना दे रखा है, 40, कार्बन कितना है 12, प्लस O कितना है 16, नीचे 3 लिखा तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो इनको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ तो आप देख लो, ठीक है। ये देखो ये O है, ठीक है, 0 नहीं है। आपको सीधा करना है, इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है।
फिर अब ये फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर इसके आंसर को देख लो। ये कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है। और अगर पता है यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है ना यहाँ पे, और यहाँ लिख देगा वेग और समय ग्राफ, तो यहाँ वेग है और यहाँ समय, और वो बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो विरामावस्था आ जाएगा, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बताइए मेल और फीमेल की आवाज को कैसे पहचाना जाता है, पिच से पहचाना जाता है। और आप पिच और एम्पलीट्यूड वगैरह ना उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन को पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि फिर हम इसी के आसपास घूमेंगे तो गलत है। तो वेवलेंथ जो है उसकी यूनिट मीटर होती है, मीटर में मापते हैं। फिर ये कह रहा है किसी वस्तु को अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ा है ना आपने, कोई चीज रुके तो वो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी, जड़त्व बोलते हैं। और देखो नॉर्मल जो रेंज होती है ना ऑडिबल, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पे स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है, तो एमजीएस फॉर्मूला लिख लो। कह रहा है एम को डबल कर दो और जी को, वही है, जी तो वही रहेगा, एच को आधा कर दो, तो 2 से 2 कट गया, वही सेम आ गया आंसर, ठीक है, सेम आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर ही न्यूमेरिकल है तो मैं करके आपको दिखा रहा था, पर यहाँ पर इससे पता क्या बोला, इसने बोला कि अगर एक्सलेशन बताइए 10 किलो मास का, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो पता है क्या कह रहा है, वो एक ही इसमें चल रही है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो उसमें ना स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म बोल दिया। तो जब इसमें कोई चेंज ही नहीं आता तो एक्सलेशन मतलब वी भी वही है, यू भी वही है, टाइम जितना मर्जी लग जाए तो वो जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो। जो यहाँ तो सिर्फ आंसर मेंशन किए हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है एसेशन रीजन वाले। एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह एक समान होता है, बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि दूरी और द्रव्यमान के बीच निर्भर करता है, तो ये इसने यहाँ पे बात जो है ना गलत बोल दिया है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फोर्स वाली बात होती है ना, वो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप इस बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लो और एप्लीकेशन ग्रेविटेशन की पढ़ लो, और अल्ट्रासाउंड का भी पढ़ लेना, ठीक है, जो बच्चे इवनिंग वाले हैं या जिन्होंने एग्जाम देने हैं, ठीक है। पार्ट स्कूल के बच्चे अगर देख रहे तो वो इससे प्रैक्टिस कर ले, क्या पता इनमें कुछ कवर कर जाए, ठीक है। तो देखो उसके बाद 33 का ए है, दोनों बातें सही है, रीजन भी ठीक है, ठीक है। रिजर्वेशन जो होता है वो ओपन फील्ड में नहीं होता, क्योंकि ओपन फील्ड में आवाज वापस नहीं आती, तो दोनों बातें सही है, रीजन भी ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसको। फिर अब देखो ये है, ये मैं न्यूमेरिकल तो सारे करवाऊंगा, ठीक है, ताकि क्योंकि देखो न्यूमेरिकल ना सेम नहीं आ जाते हैं, तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं उन्होंने वो तो अपना आंसर मैच कर लें, ठीक है। तो इवनिंग वाले ना वो इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार सेम आ जाते हैं। ये कह रहा है 50 किलो का एक पर्सन है, ठीक है, वो स्टैंड्स ऑन ए आइस बियरिंग शू, और आइस बियरिंग शू पहन रखे उसने, विद टोटल एरिया इतना है, तो आपको प्रेशर बताना आइस पर कितना पड़ रहा होगा। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। मास दे रखा है, आपको एरिया दे रखा है, तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। प्रेशर निकालने का आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप क्या करोगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन में एरिया, थ्रस्ट अपन में एरिया भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना 50 के जी, इसको पहले आप न्यूटन में बदलो, मतलब आपको मतलब न्यूटन में मतलब फोर्स में बदलो, फोर्स में। तो यहाँ पे बड़े जी, छोटे जी की जो वैल्यू 10 ले ली हमने, 500 हो गया, ठीक है। थ्रस्ट अपन में एरिया होता है ना, तो थ्रस्ट निकाल लिया 500, एरिया कितना है 0.25, तो 0.25 लिखा, पॉइंट चला गया ऊपर, पॉइंट हट के ऊपर एक आ गया, 2 जीरो आ गया, तो 25 चौका 100, तो यहाँ आ गया आपका 200, 2000 आ गया, ठीक है। तो 2000 पास्कल आ गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या करा, आप कहोगे ना सर जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपने जो बताया यहाँ पे, तो सर बुक में थर्स लिखा है, तो वो फोर्स ही एक ही बात होगी, थर्स लिख लो आप, यहाँ पे इन्होंने वो लिखा है थर्स लिखा है, तभी आपका सही है। एम इंटू जी कर देंगे, और जी की वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ दे नहीं रखी, तो हमें जो मर्जी हम ले सकते हैं, हम 10 ले लेंगे सबसे आसान वाली वैल्यू, फिर इससे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हट के 2 जीरो आ जाएंगे, फिर
काट दिया हमने, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप करना चाहिए, कर सकते हो। अब यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखी है, ये भी पढ़ लो एप्लीकेशन। एक ही में दे रखी है, जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबो जाता है, ऊपर की ओर बल लगता है, केवल पानी द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। मैंने हिंदी में बता दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन बताओ, तो फ्रीक्वेंसी 1 में टाइम पीरियड कर दोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने बोला कि आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए देखो यहाँ पर जो है ना, टाइम टेकन इतना दे रखा है 0.2, स्पीड दे रखी है लाइट की इतनी दे रखी है। तो आपको क्या करना, मैं सिंपल तरीका बताऊं। देखो सिंपल तरीका बताता हूँ, कंसेप्ट बता दो। देखो जो आवाज टकरा के वापस आई है, तो जो टाइम नोट हुआ है वो आने जाने का है। तो जब हम डिस्टेंस निकालें वो तो एक ही बार होगी ना, डबल थोड़ी हो जाएगी। आप और मैं यहाँ पे हैं, तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी ना जितनी है। अब तुम जितनी मर्जी बार आ जाओ चले जाओ, हम दोनों में डिस्टेंस तो इतनी रहेगी। ये थोड़ी इसको डबल ट्रिपल कर देंगे, नहीं ना। लेकिन टाइम यहाँ से अगर फेंका गया है कोई चीज और यहाँ पे आया, तो टाइम उसने आने और जाने का रिकॉर्ड किया है, तो हमें सिर्फ एक टाइम लेना पड़ता है, तो हमेशा टाइम को आधा कर देंगे, तो 0.1 हो गया। आपको फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। ठीक है, तो चाल तो हमें क्वेश्चन में देनी पड़ेगी उसे। ठीक है, 340। टाइम कितना लगेगा, 0.2 है तो इसका आधा कर देंगे 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 34 आ गया। क्यों, क्योंकि 340 0.1 है, पॉइंट हट के नीचे जीरो चली गई, मतलब पॉइंट हट के नीचे 1 हो गया, जीरो 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 कट गया तो 34 आ गई, 34 आ गया। ठीक है, तो अब इसके पैटर्न से करना है, ये आपने फॉर्मूला रटा हुआ है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। अगर यहाँ पर टाइम पूछेगा तब भी आप निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना, मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज करके कर लेना। टाइम निकालने के लिए x मान के डिस्टेंस के लिए 34 लिख देना, इसको बटे में ले जाना, टाइम निकल जाएगा, फिर उसका डबल कर देना। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। उसके बाद इनके हमें डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में देखना, आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप चैप्टर 8 क्लास 9 AS स्टार्टर लिखो, तो आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, बहुत सा कंसेप्ट भी मिल जाएगा, आप आराम से कर दोगे। ठीक है, और ये इसका मंदन होगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी गिर रही है ना। ठीक है, उसके विजिलम पेड़ के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रखा है। ठीक है, ये देख लो। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो है 72 से 36 हो गया 6 सेकंड में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदल दिया, उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया। देखो एग्जाम में एक नंबर का भी आ जाता है मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, तो मैं आपको यहाँ बदल के दिखा रहा हूँ। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने का 1000 आएगा, आवर को 2 बार 60 लिख देंगे, 2 जीरो कट गई, 6 से काटो, 6 1 6, 6 0 12, 6 2 12, तो ये 20 आ गया। ठीक है, 80 20 है। देखो 72 का जब 20 है तो 36 का 10 होगा। टाइम या ए का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, माइनस में लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया था, छोटा जी बड़ा जी में। देखो इस बार ना इनने पूरा पूरा नाम लिख दिया। अब जिस बच्चे को पता नहीं होगा उसका पूरा नाम, तो उसको आता होगा तब भी वो छोड़ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो सारे, मोमेंटम के ऊपर है। न्यूमेरिकल करा रहे तो पहले देख लो क्वेश्चन, हिंदी में देख लो। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कौन सा है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ये वाला है कि दो पिंड ए और बी जिनके द्रव्यमान m kg है और इतनी वेग से
गतिमान है तो ज्ञात कीजिए कि किस पिंड का समय अधिक होगा। देखो बहुत आसान है, आपसे पूछ रहे किसका मोमेंटम ज्यादा होगा और दोनों ही m मास के हैं, तो बस जिसकी स्पीड ज्यादा है ठीक है उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। बस ये आप पहले देख लो, ये मैंने आपको 38 है ना, तो 38 में ये तो हो गया था, मैं दिखा देता और ये भी दिखा देता। तो ये देखो यहाँ पर p मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m इंटू वी, तो m मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 2m। ये अगर यूनिट नहीं लिख रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लास्ट में लिख देना बस। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कौन ज्यादा होगा? भी ज्यादा होगा ना। मतलब अगर बच्चों को तुक्के से भी लिखेगा ना 4 वाला ज्यादा तो वो 4, तब भी उसका सही हो जाएगा। इससे कहते हैं ना कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी पता उसमें लिख दो। तो किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाओ, जो जैसा पता लग रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। अपना बहस करो, फिर कई आंसर बाद में ज्यादा होते करते करते, फिर पहले लिख दो बाद में काटना, ठीक है। इस तरीके से ये देख लो आप, ये हो गया। अब इसके और वाला जो है ना, यहाँ देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि आपको वर्क डन निकालना है, 4 दे दिया और आपको यहाँ पर जो है ना बता दिया कि 8 मीटर तक जा रहा है। तो देखो कितना आसान है, आपसे यहाँ पे कार्य पूछा है तो कार्य का मतलब होता है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सीधा गुणा करना था। तो इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी थी। देख रहे हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और देखो तीनों में से एक आने के चांस होते हैं ज्यादा, या तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 mv² लगाना होगा, या पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा mgh लगाना होगा, या वर्क डन का ही आ जाएगा तो m देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ तो फोर्स इंटू क्या बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कह लो, ठीक है। तो F निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए, तो कई बार वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। और हम इसी फॉर्मूले को एम ए एस को क्या बोल देते हैं, एम ए को बोल देते जी और एस को बोल देते एच, तो ये बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और डिराइव कर लेना, दोनों पढ़ लेना डिराइव कैसे कैसे फॉर्मूला बने हैं, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर बी वाला है, बी का फर्स्ट है, तो ये कह रहा है एक समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी, और एक की वेलोसिटी इतनी दूसरे की इतनी है। तो ये कह रहा है गति ऊर्जा का अनुपात निकाले, तो बस आपको उसकी रेशियो निकाले काइनेटिक एनर्जी की। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, 1:4 आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से। अब किसने सीधा भी लिख दिया तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लग जाता ना। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो 2 का 4 हो जाएगा ना। फिर देखो ये पावर की डिफाइन है और ये न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये कितना है 1000 वोल्ट है, तो आप पहले इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो गया किलोवाट, ठीक है। ये 12 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 किलोवाट आवर हो जाएगा, यानी कि 12 यूनिट हो गई। अब 12 यूनिट को हमें किसे बदलना है, हमें इस यूनिट को बदल देना है जूल में। तो जूल में बदलने के लिए 3.6 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे फॉलो नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो, पहले यूनिट में निकाल देना। यूनिट में कैसे निकालते हैं देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना हमें 1000 वॉट दे रखा था, ठीक है, और 12 घंटे चलता है वो। तो ये जो वॉट दिया होता है इसे किलो वाट में बदलना होता है, तो 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1 किलोवाट आ गया। अब इसको जो भी यहाँ पे टाइम दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 किलोवाट आवर हो गया। इस 12 किलोवाट आवर को बोलते हैं यूनिट, तो ये यूनिट आ गया। अब इससे बोला इसको जूल में निकालो, तो जूल में निकालने के 3.6 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 12 को गुणा कर देंगे 36, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, क्योंकि देखो पॉइंट है ना, तो एक जो 1 जीरो हो तो पॉइंट को जलाने में लग जाएगी, बाकी 5 जीरो बची, 5 लगा दी, गुणा कर दो। नहीं तो आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो 3.6 1 2 3 4 5 6 गुणा कर दो, तो पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो 5 हो गया। अब इससे गुणा कर दो 12 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर कोई बच्चा इतना भी लिखाएगा तब भी ठीक है, लिखे और
और बच्चे ने ये लिखा तब भी नंबर, तो ये लिख दिया तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से पूरा पेपर मैंने दिखा दिया। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।